भारत की आजादी के 75 साल से ज्यादा होने के बाद भी जाति एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है भारत की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल के इनविटेशन पर एक भाषण लिखा। बाद में उन्होंने नहीं दे पाए, उसको किताब के रूप में छापा, जिसे हम एनालिसिस ऑफ कास्ट कहते हैं। लेकिन उससे बहुत पहले कई 100 साल पहले रैदास ने 2 लाइन में वो थीसिस लिखी थी। वो थीसिस थी, उन्होंने कहा कि जाति जाति में जात है, जो केलन के पात रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो 2 लाइन की थीसिस थी। बाबा साहब ने एक पेपर लिखा, पर्चा लिखा। अब लोग किताबें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि याद रखिए 2014 से जितनी भी शक्तियां थी, जो खास करके समाज का वंचित तबका है, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, इनकी जो सत्ता है उसमें भागीदारी कितनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट कहती है। उसने स्टडी किया 2012 से लेकर 2022 तक, 10 सालों का अध्ययन किया, और उसने फ्रांस की पेरिस से उस रिपोर्ट को छापा, और उसने बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन है भारत के धन में, वो बहुत खराब है SC, ST और OBC का। OBC जो भारत के धन में करीब करीब 18% था, उसका 2012 से पहले हिस्सेदारी वो घट के हो गई 9%। SC, ST की जो भागीदारी थी वो 1.8% थी, जो थोड़ा सा बढ़ी है, 2.3 हुई है। और माइनॉरिटी को लेके, SC, ST माइनॉरिटी और OBC को लेके, ये पूरा तबका जो है 13% रिप्रेजेंटेड है। 13% रिप्रेजेंटेड है। इस बात को जान लीजिए। और इनमें तमाम लेयर्स हैं और इनका अपना दम है। इनमें जो लोग हैं, जो ऊपर हैं, वो अपने छोटों से उनको नीचा समझते हैं, और तमाम तरह की उनकी हायरार्की बना रखी है उन्होंने। बाबा साहब ने उसी हायरार्की को तोड़कर मानवतावादी समाज को स्थापित करने की बात कही। और दुनिया के तमाम चिंतकों ने, बहुत सारे हमारे साथी थे, चले गए 1-2 लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, गीतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से वो इस पे बदलाव लाने के लिए वो किताबें छापते रहते हैं, बांटते रहते हैं, गाते रहते हैं। लेकिन देखिए 3-4 चुनौतियां हैं। लोग कहते हैं कि भारत, जैसे हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, कहते हैं कि भारत में बदलाव होगा या नहीं होगा, संघर्ष चल रहा है। लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बताता हूं, और ये बहुत सब कुछ हुआ है इस दुनिया में। पहला तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है अमेरिका का। सही कहा, हमारे जो मुझसे जो पहले बोला वक्ता ने, उन्होंने कहा कि चैरिटी नहीं है रिजर्वेशन, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, चैरिटी नहीं। कोई हमको दया नहीं कर रहा है हमारे ऊपर। हम इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने इस देश के सुप्रीम लीडर। तो हमको इस बात को समझना होगा। अमेरिका से लीजिए, फ्रेडरिक डगलस कौन था, हैरियट ट्रूमैन कौन थी, ब्रूकर टी वॉशिंगटन कौन था। मेरी इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। कल मैं बैठा बैठा सोच रहा था इस बात को, और उसमें मैं सोचते हुए, एक्चुअली एक चैप्टर है हमारे उसमें, इंटरमीडिएट में हुआ करता था, और उसमें बेसिकली महाभारत एक टेक्स्ट है, मतलब कि एक साहित्यिक ग्रंथ है। मैं उसको सच्चाई नहीं मानता हूं, आप उसको अन्यथा ले सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं रामायण और महाभारत को एक टेक्स्ट मानता हूं, एक किताब मानता हूं, जो साहित्यिक ग्रंथ है बेसिकली। उस चैप्टर का एक एक्सर्प्ट था इंटरमीडिएट में हमारे यूपी बोर्ड में, जो भी यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा। उसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है, वो पानी पीने का मामला है। उसमें अंत में यक्ष युधिष्ठिर से एक सवाल पूछता है कि बताओ इस दुनिया का सबसे अंतिम सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर को कहा जाता था कि बहुत वाइज थे। तो युधिष्ठिर जो है वो ये कहते हैं कि भाई एक्चुअली क्या है कि हम मरणशील हैं, हम मॉर्टल हैं, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि सामने वाला मरेगा और उसको लगता है कि मैं जीता रहूंगा अंतहीन। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आदमी को ये एहसास नहीं होता कि कभी भी मर सकता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष खुश हुआ और उसने उनको जो करना था किया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भारत के राजनीतिक संदर्भ में सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। मैंने क्षमा करेगा, सत्य नहीं, आश्चर्य क्या है जानते हैं? 19 जनवरी 2019 को EWS रिजर्वेशन लगना राजनीतिक संदर्भ में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है कि कोई मांग नहीं रहा था उस रिजर्वेशन को और उसको लगा दिया गया। आश्चर्य इसलिए है कि उस रिजर्वेशन जिनको मिला है वो कई राज्यों में 10% है ही नहीं। इस बात को न कोई पूछने वाला है, ना इस पर कोई सवाल पूछता है, ना कोई सुनने वाला है। कई राज्यों में 10% आबादी नहीं है जिनको उनको 10% रिजर्वेशन मिला है। वो पहले से ही विश्वविद्यालयों में 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक भी OBC BC नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कोई दलित है या नहीं है, कोई आदिवासी है या नहीं है, मुझे नहीं लगता क्या है।
एक दो होंगे, अगर तो होंगे, हार्डली एक दो होंगे। अब सोचिए कि आजादी के इतने सालों के बाद 90% जिनकी आबादी मुसलमान, तो सोच ही नहीं सकता है इस देश में, तो वो इस जद्दोजहद में है कि वो कैसे अपने आप को नागरिक साबित कर ले। इस हाल पे ला दिया गया। मैं बताता हूं संविधान की बात। चौथी कक्षा में मेरा बेटा पढ़ता है, मैं उसको 2-3 दिन पहले पढ़ा रहा था, मैं समय निकाल के पढ़ाता हूं। उसके एक्चुअली सोशल साइंस की बुक में वो चैप्टर है संविधान का, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। और सभी जानते हैं, लेकिन सबको ये समझने की जरूरत है कि संविधान एक ऐसा नियम कानून है जिससे ये देश चलता है। ना ही वो महाभारत से चलता है, ना रामायण से चलता है, ना ही किसी धर्म विशेष के विशेष धर्मग्रंथ से चलता है। वो इस देश के संविधान से चलता है। संविधान क्या है? कानून है, नियम कानून है भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या है। तो संविधान का मतलब है कि हम सभी बराबर है, नागरिक हैं। तो क्यों नहीं है हमारे राइट्स मिल क्यों नहीं रहे, हम क्यों मुश्किलों में हैं? मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इसलिए आप जब घर जाइएगा तो इस बात को सबको बताइएगा कि दुनिया बदली है। 6 दिसंबर 1865 को अमेरिका में गुलामी खत्म हो गई और हमारे महान चिंतक जो थे महात्मा फुले, जिनके एक प्रोपेगेटर और उनके दर्शन पर काम करने वाले दादा बैठे हुए हैं यहाँ पे, महात्मा फुले ने उसी से प्रेरित होकर किताब लिखी, गुलामगिरी। उस गुलामगिरी से भारत आज तक मुक्त नहीं हुआ। मैं अमेरिका की कहानी बता देता हूं, तमाम फिल्में हैं यूट्यूब पर, आप जाके देखिएगा जरूर। एक फिल्म है 12 Years as a Slave, उसको ऑस्कर मिली है। एक और फिल्म है मड बाउंड। फिल्में तो बहुत हैं। इतना अत्याचार किया गया। अमेरिका में एक संगठन था और उसने फिल्म बनाई है। फिल्म मैंने नहीं बनाई है, सुभाष घई ने नहीं बनाई है, ये जो राइट विंग के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं उन लोगों ने नहीं बनाई है। दुनिया को जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है स्टीवन स्पीलबर्ग, उसने बनाई है। एक फिल्म है कू क्लक्स क्लान, उसको जाके देखिएगा। अमेरिका में भी इसी तरह का एक बेईमान संगठन था जो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करता था, और वो संगठन एकदम आरएसएस की तरह था। काले लोगों को पकड़ के जला देता था, उनके घरों को जलाता था, उनको पकड़ पकड़ के बंद करके जलाता था, मारता था, पीटता था, हर तरह का अत्याचार करता था। वो स्लेवरी, उस स्लेवरी में इतना उत्पीड़न किया गया काले लोगों का, उनको पशुओं की तरह रखा जाता था। जैसे हम अपने घर के पिछवाड़े उनको बांध के रखते हैं ना, भैंस और गाय को, उनको बांध के रखा जाता था। ये कहानी है 1865 से पहले की। बेचा और खरीदा जाता था। और उस मुक्ति से, उस दुर्दशा से मुक्ति पाई अमेरिका ने, और वो उसका एक पूरा इतिहास है। मेरे 12वीं की अंग्रेजी की किताब में एक और चैप्टर था, वो था माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, और उसको लिखा था ब्रूकर टी वाशिंगटन ने। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे और ब्रूकर टी वाशिंगटन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब में सब कुछ है। और मैं तो चाहूंगा कि आप आज जरूर देखिएगा ब्रूकर टी वाशिंगटन का कौन था वो। ब्रूकर टी वाशिंगटन मालूम है, काला आदमी था, अश्वेत आदमी था, जिसको वहां पशु समझा जाता था। और उस आदमी ने वो पढ़ने को लेकर बहुत मतलब उत्साही था। वो व्यक्ति एक स्कूल जो कि उस एरिया का सबसे बड़ा स्कूल था, उसमें एडमिशन चाहता था, और वहां पहुंचा। प्रिंसिपल ने देखा कि अरे ये तो अश्वेत है, काला है। उसने कहा कि पहले तुम ये जो फर्श है ना स्कूल की, इसको तुम साफ करो, मैं देखूंगा कि तुम कैसे करते हो। उसने इतनी मेहनत से किया कि प्रिंसिपल जब आया और उसने देखा तो दंग रह गया। उसने उसको एडमिशन दे दिया। फ्रेडरिक डगलस, ब्रूकर टी वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन कारवार, हैरियट टबमैन, कितने नाम हैं, इतने नाम है जो खूब लड़े। वो लोग खूब लड़े, खूब लोगों को मारा गया। अंत में कई सारे गोरे और प्रगतिशील लोग खड़े हुए उनके समर्थन में। उसी में एक नाम था अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन पे भी फिल्म बनाई है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। स्टीवन स्पीलबर्ग की उस फिल्म को देखिएगा। अब्राहम लिंकन को इस काम के लिए गोरे ने चिढ़ के अंत में मार दिया, गोली मार दी। उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई। मालूम है, अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब आदमी था, किताबें मांग मांग के पढ़ता था, जूता भी सिला, चमार था, दादा ने बोला चमार था, जूते सिल सिल के पढ़ाई की, और जूते सिल के पढ़ाई की। कोर्ट में वकील हुए तो फ्री में लड़ा करते थे। अंत में जो उनके मतलब क्लाइंट होते थे, पैसा नहीं होता था तो पॉकेट में पैसा भी देते थे। अंत में वो सामान्य आदमी इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ऐसा आदमी है जिसको आगे बढ़ाया जाए। अंत में प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बन के उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया, और उस स्लेवरी में उसकी कीमत चुकाई अमेरिका के समाज ने। हमको भी चुकानी होगी, हमको भी चुकानी होगी, कुछ भी फ्री नहीं आता है। मॉर्गन फ्रीमैन, जब आप कहते हैं ना कि फ्रीमैन, संदीप फ्रीमैन मैं कहूं, मैं कई बार सोचता था कि नाम क्यों रखा उसने मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन एक ऐसा एक्टर है जिसको देखते ही आपकी आंखें चमकने लगती है, अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो मैं अगर नाम मेरा हो संदीप फ्रीमैन, फ्रीमैन का मतलब है कि उसको अर्न किया था उसने,
उस फ्रीडम को। और कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है, उसकी कीमत चुकाई, और उसकी कीमत चुकाई थी अमेरिका के लोगों ने, 10 लाख लोगों ने जान दी। वो जो सिविल वार हुआ ना, उस सिविल वार में साउथ अमेरिका चाहता था कि स्लेवरी रहे, नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था, वो चाहता था कि स्लेवरी खत्म हो जाए। ये अमानवीय प्रथा है, इस चक्कर में हम भी पड़ेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं सूरज जी के प्रति एक षड्यंत्र रचता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि वो कितने उस षड्यंत्र से प्रभावित होंगे, लेकिन मेरा दिमाग उस षड्यंत्र में सड़ता रहेगा। तो जब आप ये सोचते हैं ना, साजिश करते हैं, उससे ज्यादा साजिश जिसके लिए आप करते हैं वो प्रभावित हो या ना हो, आप जरूर प्रभावित होते हैं उस निगेटिविटी से। ये समझदार लोग नॉर्थ अमेरिका के इस बात को समझते थे, इस अमानवीय प्रथा को समझते थे। वो समझते थे कि अगर ये बीमारी रहेगी तो आज उनको खत्म कर रही है, कल हमको खत्म करेगी। युद्ध हुआ, 10 लाख लोग मारे गए, दुर्दशा हुई, लेकिन अंत में अमेरिका से स्लेवरी खत्म हुई और फ्री हुए लोग। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को छोड़ के जा रहा हूं। यह ध्यान रखिएगा कि जब स्लेवरी खत्म हो गई तो अंग्रेजों के पास लोग नहीं थे काम करने वाले, और उनकी कॉलोनी पूरी दुनिया में थी। अंग्रेजों को कहा जाता था, इंग्लैंड छोटा सा देश है, इंग्लैंड अभी भी बहुत छोटा सा देश है। अब आप इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़ है, हमारी 140-44 करोड़ है, कुछ भी मतलब गिना ही नहीं तो मैं तो कहूं कि 200 करोड़ है। आप ना नहीं कह सकते हैं, आप ना नहीं कह सकते हैं। मेरे एक दिन स्टाफ रूम में, जिस डीयू में मैं पढ़ाता हूं, एक सवर्ण व्यक्ति हैं जो कहे कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत क्रिटिकल रहते हैं और बिहार से आते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए रिजर्वेशन के लोगों के लिए नौकरियां आसान है। मैंने कहा कि सबसे बड़ा रिजर्वेशन तो आपने लिया है, मालूम है। उन्होंने कनेक्शन से यहां एडाक पढ़ाते थे, एडाक पढ़ाते पढ़ाते वो परमानेंट हो गए। मैंने कहा कि आपका तो फिक्स था कि आप ही का अपॉइंटमेंट होना है, मेरा तो कम से कम मैं अपनी कैटेगरी में भी लोगों से लड़ रहा था, आपको तो वो भी लड़ना नहीं था। ये है यहाँ पे नेटवर्किंग जाति की। इसीलिए राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि कास्ट एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है, बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है। वही जब स्लेवरी खत्म हो गई तो लोगों को मजदूरों की जरूरत थी। जो गरीब इलाका था भारत का, वहां से मजदूर ले जाए गए। कहां ले जाए गए? त्रिनिदाद टोबैगो, जो अभी का वेस्ट इंडीज है, मॉरिशस ले जाया गया, फिजी ले जाया गया, सूरीनाम ले जाया गया। क्यों? शुगर प्लांटेशन करने के लिए। ये लोग गए 3-3 महीने पानी वाली जहाज में बैठ के गए। कौन थे ये? सबसे ज्यादा उसका डेटा है मेरे पास, एक किताब है, गूगल पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको गूगल पे भी मिल जाएगी। चलो जहाजी, चलो जहाजी सबसे ज्यादा चमार थे, दूसरे नंबर पर मुसलमान थे, तीसरे नंबर पे यादव थे। गरीब कौन था उस समय? यही सब जातियां थी। उसके बाद कुर्मी भी थे, तमाम जातियों के लोग थे। डेटा है उस किताब में, गूगल में मिल जाएगी। ये लोग 3-3 महीने गए, कई तो रास्ते में मर गए, और गए पहुंचे, अंत में वहां लिबरल्स थे, पुरुष ज्यादा थे, स्त्रियां कम थी। एक सोशियोलॉजिकल क्राइसिस थी, और वहां दूसरे जो लिबरल्स थे वो अफ्रीका से लाए गए थे। यही 2 लोग उस देशों में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने इतना काम किया, और संयोग से चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इंपीरियलिज्म का विरोध शुरू हो गया पूरे वैश्विक स्तर पर, और दुनिया के करीब करीब सारी कॉलोनीज जो कब्जे में हुआ करती थी दूसरों देशों के, वो करीब करीब स्वतंत्र हुई, आजाद हुई, और वो जो कॉलोनीज थी वो भी आजाद हो गई। उनका अपना स्वतंत्र देश हुआ। और समझते हैं वो लोग जो हमसे बहुत गरीबी में यहां से गए थे, फटे हुए धोती पहन के, उनके पास शर्ट नहीं था, उनके पास शर्ट नहीं था, वो आज हैट लगाते हैं, बढ़िया से कपड़ा पहनते हैं और इंडिया की स्थिति पर हंसते हैं। कुछ जो संवेदनशील है वो रोते हैं। वो हॉलैंड में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वहां समानता के संविधान की प्रैक्टिस शुरू हुई और उनका जीवन बदल गया। वो लोग इतने चैन से हैं कि हम उस चैन को पाने के लिए अगले 2 साल की यात्रा करनी होगी हमको, अगले 200 साल की यात्रा करनी होगी। मैं यही कहना चाहता था कि ध्यान रखिए, हमको बहुत सारी डाइवर्जेंस नहीं चाहिए। 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए, भारत के संविधान पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर। आइकन्स तो बहुत हैं, आइकन्स तो बहुत हैं, लेकिन हमको उन्हीं को चुनना है, क्योंकि उनका जो मानवतावाद का दर्शन है वही हमको मुक्ति दिलाएगा। मुक्ति ये नहीं है कि नौकरी पा जाना मुक्ति है। मुक्ति ये है कि हर आदमी को उसके गुणों से पहचाना जाए। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं, ना कि उसकी बैकग्राउंड से उसको पहचाना जाए। जॉर्ज वाशिंगटन कारवार एक काला अश्वेत वैज्ञानिक था अमेरिका का। उसको उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए और वो गुलामी में पैदा था। वो तो उसकी जो मालकिन थी वो बहुत उसके ऊपर चैरिटी दया करती थी। दिन भर काम करता था, लेकिन वो जिन पौधों को छू देता था पौधे चमकने लगते थे। बहुत प्यार करता था पौधों से और खूब काम करता था। उसकी मालकिन ने, जब वो 9 साल का था तो उसको स्कूल, जबकि उनको स्कूल जाने की आजादी नहीं थी, उसने स्कूल पास किया। फिर वहां से आगे की पढ़ाई की, बहुत मुश्किल से उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। बाद में ऐसा वैज्ञानिक
बना वो जॉर्ज वॉशिंगटन कारवार। अगर आप जीवन में दुखी रहे, कभी आपको लगे कि जो आप चाहते हैं वो न मिला, तो आप जॉर्ज वॉशिंगटन कारवार की जीवनी पढ़िएगा। मैं बोल रहा हूं, जॉर्ज वॉशिंगटन कारवार की जीवनी पढ़िएगा, आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा धनी और मजबूत कोई नहीं है, जहां जिस स्थिति में आप हैं। उसके पास कुछ भी नहीं था, 2-3 जोड़े शर्ट हुआ करते थे। अंत में उसको ब्रुकर टी वॉशिंगटन ने टस्केगीर में ले आया और एक यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उसने इतना काम किया कि उसने बहुत फसलों पे काम किया। उसने पीनट में अमेरिका को हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर दिया। उसको पीनट मैन कहा जाता था। और उस आदमी ने मूंगफली इतनी पैदा करवाई कि अमेरिका को रखने की जगह कम पड़ गई। अंत में फिर उसने पीनट से बनने वाली 300 चीजों को इजाद किया। जो आप पीनट बटर खाते हैं उसको खोजा था जॉर्ज वॉशिंगटन कारवार ने, जो एकदम काला था, देखने में सुंदर नहीं था। 2-3 शर्ट उसने जिंदगी भर पहनी। अंत में राष्ट्रपति उसके लैब में मिलने आए, अमेरिका के राष्ट्रपति उसके लैब में मिलने आए। बुलाया, वो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा क्या काम है, मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, अपना काम कर रहा हूं, कोई जरूरत हो तो आप आ जाइए, मैं आ जाऊंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना खुश थे अमेरिका के राष्ट्रपति को उससे मिलने लैब में आए। जॉर्ज वॉशिंगटन कारवार की बायोग्राफी आपको हिंदी में गूगल पे अवेलेबल है, पढ़िएगा, 80-90 पेज की है। ऐसे ऐसे लोग हैं अमेरिका, और यही इसी भारत में हम अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। महात्मा फुले ने जब गुलामगिरी लिखी तो वो चाहते थे कि आप उसको पढ़े और उसको पढ़कर रिएक्ट करें, जागें, अपनी चेतना को जगाएं। हम इतने डिविजन्स में बटे हुए हैं, जो वैसे तो बाबा साहब ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है, हु वेयर शूद्रास में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई बेसिकली एक्चुअली कोई वर्ण व्यवस्था थी नहीं। जो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में इन्होंने ऋग्वेद में एक श्लोक का जिक्र है, उससे इन्होंने वर्ण व्यवस्था को तय किया है। उस वर्ण व्यवस्था में बेसिकली वो थी नहीं, उसको एक जगह जिक्र आता है। बाबा साहब इसी को काउंटर करते हैं और उन्होंने थ्योरी दी है, उस पर मैं जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि इन्होंने आपको सूत्र बताया तो आपको काउंटर करना उसका काम था। और जो इन्होंने डिवीजन किया, ओबीसी की जातियों को 5000 में, दलितों को 1200-1300, एसटीज को बांटा, यूनिटी आपका काम है, उस पर आपको काम करना होगा। आपको दर्शन के क्षेत्र में काम करना होगा, आपको कल्चरल फील्ड में काम करना होगा, कल्चरल फील्ड में लिखने पढ़ने के काम करने होंगे, गीत गाने होंगे, साहित्य निर्माण करना होगा, और जो लिखा गया उसको पढ़ के फैलाना होगा। तो ये 3 चीजें, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन पर काम किए बिना और बहुजन एकता के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए मैं आया था। मैं सबसे पहले तो बुलाने के लिए सूरज जी का शुक्रिया और सभी साथियों का शुक्रिया जो यहां बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना एकता के कुछ नहीं मिल सकता है। और आपको जो ये पॉलिटिक्स चल रही है कल्चर की, एक्चुअली कल्चर की नहीं है, ये वल्चर पॉलिटिक्स है। इस वल्चर पॉलिटिक्स को आप ट्रू बहुजन कल्चर से ही काउंटर कर सकते हैं। जय भीम।